द करेज टू बी दिस लाइक बुक का पहले चैप्टर का फिफ्थ पार्ट, जिसका नाम है हाउ टू लिव विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पास्ट। इसकी शुरुआत एक बड़े ही तीखे सवाल से होती है। वो नौजवान थोड़ा गुस्से में है। उसे लगता है कि दार्शनिक की बातें बड़ी बेजान और मशीन टाइप की है, रोबोटिक है। वो कहता है आप तो भावनाओं को सिर्फ एक औजार कह रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। हमारी भावनाएं ही तो हमें इंसान बनाती है। अगर हम अपनी भावनाओं को ही नकार दें तो हम इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक चलती फिरती रोबोट बन जाएंगे। उसका मानना था कि अगर भावनाएं हमारे हाथ में नहीं हैं तो हम बस उनके गुलाम हैं। लेकिन यहाँ दार्शनिक उसे बहुत ही शांति से एक नए बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि भावनाएं होती ज़रूर हैं, लेकिन हम उनके गुलाम नहीं हैं। वो एक ऐसी साइकोलॉजी की बात कहते हैं। उस साइकोलॉजी का नाम है एडलेरियन साइकोलॉजी, जो कहती है कि हमें ना तो हमारी भावनाएं चलाती है और ना ही हमारी बीती हुई कल। इसे समझने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी या फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने। मान लो किसी के माता पिता का बचपन में तलाक हो गया। अब तलाक होना एक ऐसी हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कुएं के पानी का हमेशा 18 डिग्री के आसपास रहना। लेकिन उस तलाक को लेकर आज आप कैसा महसूस करते हैं, उसे क्या मतलब देते हैं, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। असली झगड़ा इस बात का है, हम अक्सर अपने आज की दुखों के लिए बीते हुए कल या पास्ट को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ इसलिए आज मैं ऐसा हूँ। इसे कारणवाद या फिर एटियोलॉजी कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में। दार्शनिक का मानना है कि अगर हम यही सोचते रहें तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम बीते हुए कल को बदल ही नहीं सकते। ये सोच हमें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। वो नौजवान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है मैं आपकी बात मानना तो चाहता हूँ, पर मेरा अतीत बहुत ताकतवर है। वो मुझे जकड़े हुए हैं। यही पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। दार्शनिक उसे समझाते हैं कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो पुराने प्रोग्राम के हिसाब से ही चलेगी। इंसान के पास फ्री विल है, आज़ादी का इच्छा है। वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। हम बीते हुए कल की वजह से नहीं चलते, बल्कि हम उन लक्ष्यों या फिर गोल की तरफ बढ़ते हैं जो हम खुद आज तय करते हैं। इसी को टेलियोलॉजी या फिर प्रयोजनवाद कहते हैं, यानी भविष्य की तरफ देखना। कहानी के अंत में वो नौजवान दार्शनिक के उस किताबों से भरे कमरे में खामोश खड़ा रह जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या वो वाकई इस बात को मान ले कि वो जब चाहे खुद बदल सकता है, या फिर वो पुरानी यादें और पुराने घावों के पीछे छिपकर अपनी बेबसी का बहाना बनाता रहे। उस कमरे की शांति में एक बहुत गहरा सवाल गूंज रहा था। क्या हम वाकई इतने आज़ाद हैं कि अपने अतीत की जंजीरें तोड़ सकें? नौजवान ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी सोच को जड़ से बदलना था।